नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज के सबसे बड़े शो मुद्दे की चर्चा में। 5 बजे हम चर्चा करते हैं किसी न किसी गंभीर मुद्दे पर और देश से संबंधित मुद्दे पर। हम आज चर्चा करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के एक बयान पर। कल राजीव गांधी उनके पिता की पुण्यतिथि थी, जिस पर वो पैंगोंग में जाकर के लद्दाख के क्षेत्र में उन्होंने पुण्यतिथि पर याद किया और याद करने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए फिर से एक ऐसा बयान दे दिया कि पूरे राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया। राहुल गांधी अक्सर इस प्रकार की चर्चा के केंद्र बिंदु में रहते हैं और आए दिन वो चीन और भारत को लेकर के विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने कल एक बयान फिर दिया और उन्होंने उस बयान में कहा कि चीन भारत के लोगों की जमीन, उनके चरागाह की जमीन कब्जा कर रहे हैं, जिस पर वो अपने बयान में यह भी कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1 इंच जमीन चीन को नहीं दी जाएगी और ऐसे बयान के बाद वहां पर कब्जा हो रहा है। तो क्या ऐसा हो रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी के बयान बहुत गंभीरता से क्या देश की जनता लेती है या नहीं लेती है। 2019 में भी इसी प्रकार के बयान राहुल गांधी लगातार देते आ रहे हैं और राहुल गांधी जी के इस बयान को लेकर के हम थोड़ा पीछे चलेंगे और उसके बाद अपने कार्यक्रम को शुरू करेंगे। आपको ध्यान होगा 2017 और 16 में डोकलाम की घटना। डोकलाम में जब भारतीय सेना चीनी सेना का मुकाबला कर रही थी और मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, तो राहुल गांधी जी जाकर के चीनी दूतावास में मिलते हैं और जब इस बात की खबर उनसे पूछा जाता है या कांग्रेस के आधिकारिक लोगों से बातचीत की जाती है, तो सीधे तौर पर उसको मना किया जाता है और कहा जाता है कि वो चीनी राजदूत से नहीं मिले। लेकिन उसके ठीक दूसरे दिन यानी 8 जुलाई को ये बयान वो देते हैं कि नहीं मिले और 10 जुलाई को चीनी दूतावास की तरफ से उसके पोर्टल पर ग्लोबल टाइम्स की खबर होती है कि वो चीन के राजदूत से जाकर के मिले। ये एक बड़ी घटना थी। उसके बाद से अगर हम देखते हैं तो चीन के प्रति राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का प्रेम अनावरत चला आ रहा है। 2005 और 6 में एमयू पर सिग्नेचर किए गए। पहली बार इस देश में हुआ कि एक पार्टी दूसरे देश की पार्टी से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे सिग्नेचर करती है। यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। राजीव गांधी फाउंडेशन जो लगभग 90 में बना था और उसको लेकर के राजीव गांधी फाउंडेशन ने एक बयान जारी किया और अपनी वेबसाइट पर खुद ये बताया कि 10 लाख रुपए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से राजीव गांधी फाउंडेशन ने लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो चाहे वो डोकलाम का मामला हो और एक बड़ी घटना घटती है जब देश कोरोना के महासंकट को झेल रहा था और उस वैश्विक महामारी में हमारे देश के जवान जब गलवान में एलएसी पे संघर्ष कर रहे थे और उस संघर्ष के बाद राहुल गांधी ने जिस प्रकार का चरित्र अपनाया, जिस प्रकार वो जाकर के चीनी दूतावास में फिर गए, इसको लेकर के एक बड़ा बवंडर मचा और राहुल गांधी को उसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके। जब कांग्रेस पार्टी के लोगों से अन्य पार्टी के लोगों ने बातचीत किया, खासतौर भारतीय जनता पार्टी ने जब आरोप लगाया कि वो 10 लाख रुपए आपने क्यों लिए, किस लिए लिए, तो इसका जवाब अभी तक कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई है। आपको बताना चाहेंगे कि जब गलवान घाटी में हमारे जवान शहीद हुए और हमने भी आक्रामक हमला किया, उस समय राहुल गांधी जी गुल पनाग जो आम आदमी पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कैंडिडेट थी चंडीगढ़ से, उनके पिता जो कि जनरल पनाग, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था इंडियन फिंगर अंडर द चाइनीज बूट। उसको लेकर के उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि भारत के नौजवानों को यह लेख पढ़ना चाहिए। बिल्कुल यह लेख पढ़ना चाहिए। वही राहुल गांधी जी जो भारत की गरिमा को गिराने वाले जितने भी लेख होते हैं उसको नौजवानों को पढ़ने के लिए कहते हैं। लेकिन क्या कभी राहुल गांधी जी वीर सावरकर, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी के चरित्रों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं इस देश के नौजवानों को? शायद नहीं। इसीलिए वो हमेशा विवादों में रहते हैं। राहुल गांधी जी ने चाइना को लेकर के उनके जो संबंध है ये हमेशा संदिग्ध रहे। अभी हालिया में राहुल गांधी जी को लेकर के एक और खुलासा हुआ जिसमें जब वो अमेरिका जाते हैं तो वहां भी वो चीन की पैरवी करते हुए नजर आते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जो कल उन्होंने चीन को लेकर के बोला और हमेशा भारत सरकार पर उंगली उठाई। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि राहुल गांधी जी ये बताएं कि उन्हें
चीन, उन्हें भरोसा चीन पर है या देश के प्रधानमंत्री पर है? देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, देश की सेना के प्रमुख और सीडीएस कहते हैं कि 1 इंच जमीन कब्जा नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी जी इनकी बातों को नहीं मानते हैं। आइए चलिए अब मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच आए हुए सारे मेहमानों का हम स्वागत करते हैं, एक एक करके हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में डॉक्टर प्रतीक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका काफी अनुभव है खासतौर पर ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेकर के और चाइना को लेकर के। इसी के साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भाजपा नेत्री जया शुक्ला जी जुड़ी हुई हैं, जिनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसके बाद हाजी कुरैशी जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, हम उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हाजी कुरैशी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाजी कुरैशी जी, कुरैशी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? कुरैशी जी, आपने माइक्रोफोन बंद कर रखा है अपना। हाँ कुरैशी जी, कुरैशी जी। अच्छा प्रतीक जी आपकी आवाज आ रही मेरे पास? जी जी बिल्कुल। हाँ प्रतीक जी, मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जो कि भारतीय राजनीति में एक आशा की किरण है, INDIA जो गठबंधन बना है 26 दलों का, उनके इस प्रकार के बयान से क्या INDI जो बना है, ये जो विपक्ष का गठबंधन, ये कमजोर होगा? और इस प्रकार के बयान राहुल गांधी आखिर क्यों देते हैं? अगर हम इतिहास को लेकर के थोड़ा आपको बताना चाहें तो हम आपको बताएंगे कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से ही इसकी शुरुआत हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्थायी सदस्यता हमको मिल रही थी और हम, नेहरू जी ने पता नहीं किस आदर्शवाद के चक्कर में लॉबिंग करके अपनी स्थायी सदस्यता चीन को प्रदान कर दी और चीन के लिए लॉबिंग करी और एक नारा दिया, हिंदी चीनी भाई भाई, जिसका परिणाम हम लोगों ने 1962 के युद्ध में देखा। ये परंपरा लगातार चलती आ रही है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता हुए हैं, उन्होंने ढुलमुल रवैये से या ढुलमुल बातचीत या ढुलमुल स्टेटमेंट दे करके चाइना से अपने आप को बचाव करके रखा हुआ है। राहुल गांधी का ये वक्तव्य, राहुल गांधी का इतिहास, अभी आपने बताया कि चीन से संबंधित, आपको मैं बताऊं 2008 में जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने जो इस समय चाइना के सर्वे सर्वा है शी जिनपिंग के साथ, जो इस समय मुख्य सचिव कह सकते हैं आप, सचिव के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के काम कर रहे थे और सचिव के रूप में कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी काम कर रहे थे। इन्होंने MOU साइन किया था और उस MOU का आज तक पता नहीं चल पाया कि उसमें क्या था क्या नहीं था, जबकि वो सरकारी अध्यादेश के तहत लाया गया। तो ये जो बयान है, ये एक प्रकार से मैं मानता हूँ राजनीतिक विश्लेषक के अनुभव, मतलब ये देश को एक कमजोर छवि प्रदर्शित करता है और इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसी बात है तो उसका तथ्य सहित प्रमाण देना चाहिए। उजुल फुजुल बात करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है और इससे देश की किरकिरी ही होती। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर प्रतीक मिश्रा जी। अब हम चलेंगे कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने वाले जमालुद्दीन कुरैशी जी के पास। जमालुद्दीन जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? हेलो जमालुद्दीन जी, हेलो। मैं जया जी के पास चलता हूं। जया जी, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ जी बताएं। हाँ जया जी, अभी राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है उसको लेकर के अभी एक कदम आगे बढ़ गए हैं अखिलेश यादव, और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान पर तो उन्होंने टिप्पणी नहीं किया, लेकिन उसी बयान से अपने को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार रहेगी तो आने वाले समय में लद्दाख जाने के लिए भी हमें वीजा लेना पड़ेगा। इस पर क्या कहती हैं आप? और भी चाइना से वीजा लेना पड़ेगा। उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया अखिलेश यादव जी ने कि चाइना से वीजा लेना पड़ेगा लद्दाख जाने के लिए। देखिए, ये लोग तो हमेशा भारत के विरोध में ही रहे हैं हमेशा, और राहुल गांधी का जो इतिहास है, उनके पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, उनके जो पूर्वज हैं, उन्होंने ही इसका पहले ही आपने देखा है झंडा गाड़ दिया है चीन को। 4000 स्क्वायर किलोमीटर 45,000 स्क्वायर किलोमीटर दे करके जमीन भारत की धरती की। उसके बाद इन्होंने अपना ये हिंदी चीनी भाई भाई कर करके इन्होंने वो जमीन दे दिया चीन को। आज राहुल गांधी जो बकवास कर रहे हैं उस पर कोई भी इसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है इनके बयानों पर, और अगर जो इस पे अगर टिप्पणी करता भी है अखिलेश जी जैसे लोग, तो उन्हीं के जैसे ही लोग हैं ये जी। मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूं आपसे कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं,
क्या आने वाले 2024 के चुनाव में जो विपक्षी गठबंधन बना है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये विपक्ष जो है हमेशा ऐसे ही मुंह की खाया है, खाता रहेगा। लेकिन एक बड़ी चीज ये आती है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार आप पर हमला कर रही है लगातार, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पे, उतनी आक्रामकता से भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब नहीं दे पा रही है। क्योंकि राहुल गांधी को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। उनकी बातें आप देखिए बेफजूल की होती हैं। हाँ, उन्होंने सिर्फ बदनामी के लिए उनके पास दिमाग आ जाता है, बाकी और कारों के लिए उनके पास दिमाग बिल्कुल है ही नहीं। ये भारत की बदनामी ये भारत के बाहर विदेशों में भी करते हैं, और चीन के चंदे पर ये जो पलने वाली कांग्रेस पार्टी है ये हमेशा भारत का विरोध किया है। जी, जमालुद्दीन जी जुड़ चुके हैं हम लोगों के साथ। जमालुद्दीन जी, हाँ, मैं फिर से एक बार डॉक्टर प्रतीक मिश्रा की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर प्रतीक जी, जी मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा विवादों में घिरी रहती है, और जो उनका 26 दलों का गठबंधन बना है उसमें वो तारतम्यता भी अब नजर नहीं आ रही है। जब से अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, केंद्र ने जो अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ लाए थे और वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द का प्रयोग किया था कि जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा वैसे छुरियां चलेंगी आपस में। तो क्या आपको लग रहा है कि उसी को मेकअप करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं राहुल गांधी, या राहुल गांधी की इन करतूतों की वजह से या इनकी इस प्रकार की प्रवृत्ति की वजह से अन्य दल जो हैं वो छिटक जाएंगे चुनाव आते आते? सुकुमार जी, जैसा कि आप जानते हैं ये एक बहुत बेमेल गठबंधन है जी। आप देखिए कि प्रदेशों में अभी आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपना चुनावी दौरा चालू कर दिया और एक से एक वादे स्टार्ट कर दिए। तो इनकी आपस में कहीं पट ही नहीं रही, और अगर इसी तरीके से रहा तो आप ज्यादा दिन नहीं 15-20 दिन के अंदर देखेंगे कि आम आदमी पार्टी और कुछ छोटे छोटे दल अपने आप को अलग कर लेंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इसमें नेतृत्व कौन करेगा। ये सारे बयान नेतृत्व को ध्यान में रखकर दिए जा रहे हैं कि हमने राष्ट्रीय स्तर की बात करी, हमने देश के सुरक्षा की बात करी, तो हम नेतृत्व के हकदार हुए। सारे लड़ाई, सारे बयान को मैं इस संदर्भ में देखता हूं कि विपक्षी दल का जो नेता बनने की होड़ है उसी होड़ में दिया गया बयान है, और कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता। अभी आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया, और अभी 1-2 दिन और रुक जाइए, तमाम लोग और इसी तरीके से बयान देंगे और एक होड़ मचेगी कि हमें लीडर ऑफ अपोजिशन का नेतृत्व दिया जाए। इसीलिए सारे बयान दिए जा रहे हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। प्रतीक जी, अभी एक हालिया घटनाक्रम हुआ है केरला के अंदर। केरला में जो एलडीएफ है यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है वो उसके नेतृत्व में सरकार चल रही है, वहां की राज्य सरकार। उसके वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जी ने वायनाड के जो सांसद हैं उन्होंने जब एक स्पेशल पैकेज की डिमांड की सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से, तो उसकी जो डिमांड क्रिएट की यानी जो ज्ञापन दिया, जो मेमोरेंडम दिया, उस पर केंद्रीय राहुल गांधी जी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, ऐसा आरोप लगाया। लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने इसका खंडन किया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब एलडीएफ यानी कि वामपंथी संगठनों का जो सरकार वहां चल रही है केरल में, दूसरी तरफ वामपंथी संगठन के लोग आईएनआईडीए में भी हैं, यानी डी रजा इसमें है, सीताराम येचुरी इसमें है, प्रकाश करात हैं। उधर अधीर रंजन जो कांग्रेस पार्टी के नेता सदन कहे जाते हैं लोकसभा में, वह जमकर विरोध सीपीआई सीपीआईएम का कर रहे हैं। तो क्या ये जो बयानबाजियां अब शुरू हुई हैं लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद, तो क्या ये सब मैनेज हो जाएगा जो महाराष्ट्र में इन गठबंधन का बैठक होने जा रही है 31 और 1 सितंबर को? देखिए, ये मैनेज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बेमेल गठबंधन है, और जब कोई गठबंधन बेमेल होता है तो उसमें इस तरीके के बयानबाजी जरूर होंगे। आप सोचिए, अगर आप ऊपरी नेताओं आपस में मिल जा रहे हैं, आप जमीन पर जाइए, जमीन पर आप पश्चिम बंगाल में देखिए टीएमसी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट के लोग आपस में कत्लेआम मचाए हुए हैं। क्या वो इकट्ठा होकर के भाजपा के खिलाफ वोट मांग पाएंगे? कभी नहीं मांग पाएंगे। ये ऊपरी तौर पर खाली गठबंधन दिखाई दिया जा रहा है, जमीनी स्तर पर इसकी हकीकत नहीं है। और अगर ये अभी आप देखिएगा, जैसे ही अगस्त के लास्ट और सितंबर फर्स्ट में जो मीटिंग होने वाली है उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर जो घमासान मचेगा कि इस गठबंधन का टुकड़ा होना बिल्कुल तय है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। जी 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 प्रतीक जी, जया जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। हेलो जया जी,
जया जी, भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपना टारगेट राहुल गांधी को ही क्यों बनाती है? हर मामले पे भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर आक्रामक हो जाती है। कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने की रणनीति का एक हिस्सा तो नहीं है कि हर मामले में राहुल गांधी को टारगेट करके आप पूरे देश में एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाते हैं? राहुल गांधी का भारत विरोधी जो बयान रहता है हमेशा, तो इसमें कोई भी भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई भी देश का जो देशभक्त होगा वो राहुल गांधी को टारगेट करेगा। भारतीय जनता पार्टी भी देशभक्त पार्टी है, इसलिए वो टारगेट करती है। ये हमेशा विरोध में ही बात किया इन्होंने, भारत के अंदर और या चाहे भारत के बाहर। नहीं, अभी राहुल गांधी जी जी शिव कुमार जी, कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे स्लीपर सेल हैं, जैसे पार्टी थोड़ी सी भी अपनी आभा मंडल विकसित करती है, उनके बयान, उस स्लीपर सेल के जो बयान होते हैं वो इस तरीके से बयान होते हैं कि जितना आभा मंडल बना था उससे 10 गुना नीचे चला जाता है। उस स्लीपर सेल में एक हिस्सा राहुल गांधी भी है। जी, और मैं ये जया जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगता है कि आप कांग्रेस पार्टी में घुसपैठ करके इस प्रकार के बयान दिलवाते हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगता है? जी, ऐसा आरोप लगाते हैं विपक्ष के लोग। विपक्ष जब उटपटांग बातें करेगा तो उसका तो तोड़ देना ही पड़ेगा, और नहीं देंगे तो लोग कहेंगे लो भाग गए, बात ही नहीं कर रहे इस विषय पे। बात तो करनी ही पड़ेगी ना। नहीं, अभी जैसे कि INIDA जो है जया जी, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को कह रहा है कि हम समाप्त करेंगे, और उनके गठबंधन में अभी फिलहाल थोड़े इस दिनों में थोड़ी दिक्कतें आई हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये सारे गठबंधन एक होकर आपको टारगेट कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज है ये गठबंधन? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी, कोई चैलेंज नहीं है। आप देख रहे हैं ना कैसे लोग, अगर इनके अंदर अपने ऊपर बल पे रहता कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, तो ये लोग एक ना होते। जी। इन लोगों को इतना डर बसा हुआ है और ये एक होकर के भी कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी हमेशा चाइना को ही टारगेट चूक करके आपको टारगेट करते हैं, क्योंकि चाइना के चंदे से कांग्रेस पल रही है। जी, वो इसीलिए उसकी बोली बोलता है राहुल गांधी। जी, तो ये माना जाए कि चाइना के चंदे से वो चल रहे हैं। बिल्कुल चल रही। क्यों इतना क्यों उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है चाइना के लिए, अपने भारत के लिए क्यों नहीं है? नहीं, तो जब चाइना को लेकर के हमेशा भारत की धज्जियां ये बाहर जाकर उड़ाते हैं राहुल गांधी, चाइना का पक्ष रखते हैं, ये क्या है? तो चाइना को लेकर के जो राहुल गांधी आप पे आक्रामक होते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद जी ने कल बड़ा जबरदस्त उत्तर दिया, और साथ में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी ऐसा उत्तर दिया उनको। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी जी के बयान को लेकर के जितने आक्रामक आप होते हैं, अन्य दलों के बयानों पे इतने आक्रामक नहीं होते आप। जैसे अभी मैंने कहा ना, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा भारत के विरोध में बोले, आपको ये पता होना चाहिए, कुछ भी होगा सिर्फ विरोध में ही बोलते हैं वो। नहीं, अभी ऐसे अखिलेश और ऐसी बातें बोलते हैं जो फिर बिल्कुल कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जैसे अभी अखिलेश यादव ने कहा, राहुल गांधी के बयान पर जब पत्रकारों ने उनसे बात किया, तो अखिलेश यादव ने कहा कि एक समय अगर मोदी जी प्रधानमंत्री रह गए तो आने वाले समय में आपको लद्दाख जाने के लिए भी वीजा लेना होगा, भी चाइना से। उस पर आपने हंगामा नहीं मचाया, पूरे देश में तांडव नहीं किया, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ऐसा क्यों है? मतलब क्या ये आपकी लड़ाई का एक हिस्सा है कि जो मजबूत दल है उस विपक्ष का, उसको इतना हाईलाइट मत करिए, जो कमजोर दल है जिसका संगठन नहीं है उस पर बात करिए, उसकी बहुत कमियां हैं इसलिए बात करिए, ऐसा है क्या? नहीं, सपा कहां से मजबूत है? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो सपा सबसे मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश में है ना। हाँ, विपक्ष में तो सबसे मजबूत दल वही है जो आपको टक्कर देगा। उत्तर प्रदेश में सिर्फ है ना, और इसको भी ये राहुल जी से कम नहीं है ये जी। अखिलेश जी भी वही बुद्धि है जी, उनकी भी उतनी ही बुद्धि है। मतलब अखिलेश जी को आप मानते हैं कि राहुल और उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है? कुछ नहीं अंतर है जी। तो जो ये पूरी रणनीति इनकी बनी है अभी जो चीन को लेकर के, और जिस प्रकार चीन को लेकर दोनों नेता एक तरह बोल रहे हैं, साथ में एक बात और बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव की बातों में समानता ये भी है कि राहुल गांधी जी कहते हैं भारत में लोकतंत्र नहीं है, और अभी अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर मोदी दोबारा आए तो वोट डालने क्यों नहीं मिलेगा, यानी चुनावी प्रक्रिया ही खत्म कर दी जाएगी। तो इन दोनों के बयानों पर आप क्या कहना चाहेंगे?
ये सब सिर्फ फालतू बातें करते हैं अपने आप को दिखाने के लिए कि हम भी हैं भारत के अंदर, हमको भी जानो। ये सब बकवास करते हैं मोदी जी के खिलाफ, और नहीं बोलेंगे तो मोदी जी की अच्छाइयां कैसे लोग जानेंगे। जी तो इन लोग को, ये लोग बोलते हैं तो अच्छा ही करते हैं। अच्छा शिव कुमार जी, थोड़ा हमें मौका दीजिएगा। जी 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 डॉक्टर प्रतीक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर प्रतीक जी, जी जी मैं ये कहना चाहता हूं कि एक समय था कि जिस समय बॉर्डर पर रोडें बनाने का काम रोक दिया गया था, 2008 की बात है, और 2008 में जब AK एंटोनी से प्रश्न किया गया लोकसभा में, जो कि पूर्व के रक्षा मंत्री थे कांग्रेस पार्टी UPA सरकार के, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हम चाइना को इरिटेट नहीं कर सकते हैं, चाइना को नाराज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम अपने आधारभूत ढांचे लद्दाख में विकसित नहीं करेंगे। वही आज लोग प्रश्न कर रहे हैं कि देश की जमीन चाइना कब्जा कर रहा है, बल्कि जानकारी के मुताबिक लगभग 206 बंकर बने हैं, 60 से अधिक रोडें बन चुकी हैं, और चाइना और भारत के बॉर्डर पर LAC पे इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय की अपेक्षा आज कम से कम 12 गुना अधिक बढ़ चुका है। सेना डिप्लॉयटेशन ज्यादा बढ़ चुका है, वहां पर हमारे अपाचे पहुंच चुके हैं, राफेल्स को भी वहां तैनात किया गया है, धनुष टैंक को तैनात कर दिया गया है। तो क्या ये काम करना मोदी सरकार की विफलता है, या उस समय चीन नाराज ना हो जाए, AK एंटोनी रक्षा मंत्री ने जवाब दिया था, वो ही ठीक था राहुल गांधी के अनुसार? कुमार जी, आपको जानकारी तो होगी ही, हम जब आजाद हुए थे उसके 2 साल बाद चीन आजाद हुआ था, 1949 में, 1 अक्टूबर 1949। चीन की विस्तारवादी नीति हमेशा रही, और आप जानते हैं कि 1962 का युद्ध हम जीत सकते थे अगर हम अपने वायुसेना का प्रयोग कर लेते, लेकिन ढुलमुल रवैया, हमने पहले ही कहा, हमारी जो सरकारें, पिछली सरकारें रही हैं, उन्होंने इतने ढुलमुल रवैये अपनाए हैं चीन के खिलाफ, जिसका फायदा वो उठाता चला गया। अब मैं थोड़ा सा मोदी युग के बारे में बताना चाहूंगा। जी जी मोदी युग में आप देखिए, हमने भारत के बाहर जाकर चीन से मुकाबला करना शुरू किया। रही, आपको मैं डोकलाम की घटना बताना चाहूंगा। डोकलाम भूटान के हिस्से में आता है, और भूटान और चीन दोनों उस पर दावा करते हैं। भूटान की रक्षा का नेतृत्व भारत ने ले रखा है, और भारत ने वहां उसका जम के मुकाबला किया, जिसका फलस्वरूप ये हुआ कि जो सड़क बन रही थी, वो सड़क अगर बन जाती तो उत्तर पूर्वी राज्य जो भारत से कनेक्ट होते हैं 20 किलोमीटर लंबी सड़क से, उस पर चाइना जब भी चाहता तब आक्रमण कर सकता था। तो जब हम बाहर जाके मुकाबला करते हैं तो चीन ने देखा कि हमारा रुख ऑटोमेटिक परिवर्तित हो गया। चीन हमेशा ये काम करता है कि सीमाओं को असुरक्षित रखता है। जैसे कि आप जानते हैं, मैकमोहन लाइन खींची गई थी, चीन ने उसको डिनाई कर दिया, मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। हम LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के अपनी सारी चीजें, जो आप समझ ले, पहले फेंसिंग नहीं थी, अब फेंसिंग का निर्माण होने लगा। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी आप सीमा का निर्धारण नहीं कर सकते। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 3488 किलोमीटर लंबी LAC हमारी है, जिसमें लगभग मात्र 488 किलोमीटर जो हमारी सीमा है उसका निर्धारण ही नहीं बता सकता। जो जैसे मान लीजिए कोई फोर्स वहां डिप्लॉय है, अगर उसको हटाया जाए और सारे चले आए, नया फोर्स जाए, तो अपनी सीमा ही नहीं पहचान कर पाएगा। तो ये हमेशा, ये शुरू से विवाद का विषय रहा है, जब हमें यही नहीं पता कि हमारी सीमा कहां तक है, क्योंकि हम जो LAC मानते हैं वो उसको नहीं मानते, और वो जो मानते हैं उसको हम नहीं मानते। तो ये विवाद का कारण बना रहेगा जब तक कि दोनों पक्ष बैठकर ये मार्किंग ना कर लें कि LAC वास्तव में क्या है, किसके नियंत्रण में कौन सी क्षेत्र है। तो अगर ये कोई कहता है कि ये यहाँ चली आए, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा पहले चारागाह वहां था, वहां लोग अपने पशुओं को चराने जाते थे, अब नहीं जा पा रहे हैं। मैं फिर बता दूं, चारागाह था, ये बिल्कुल सही बात है, पशु चराने जाते थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो यही नहीं पता था कि वो भारत का हिस्सा है या चीन का हिस्सा है, क्योंकि LAC की जो मार्किंग थी, जब पहाड़ों पर बर्फ पड़ता है तो जो मार्किंग होती है वो खत्म हो जाती है, इसके बाद विवाद हमेशा शुरू होता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि मोदी युग में बहुत अच्छे काम हुए हैं। सड़कों का निर्माण हुआ, सड़कों के निर्माण को लेकर सबसे ज्यादा चीन आक्रामक हुआ, क्योंकि चीन चाहता है कि हम सड़क वहां न बना पाए, और जैसा मोदी सरकार में सड़कों का PRO ने बनाना शुरू किया, इससे एक बौखलाहट तो हुई, और आप देख रहे हैं उस बौखलाहट का नतीजा ये है कि कितनी झड़प हो चुकी है। जी 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 प्रतीक जी, आप जी जया जी, मैं आपसे प्रश्न एक करना और चाहता हूं। हेलो, बताएं। जया जी, अभी राहुल गांधी जी बार बार लगभग 2016 से केंद्र सरकार पर एक दबाव बना रहे हैं, और वो दबाव बनाते हैं चाइना से ट्रेड फेयर
फ्री ट्रेड करने का, यानी कि उनका कहना है कि चाइना से भारत का ट्रेड ज्यादा होना चाहिए। और एक ग्लोबल टाइम्स ने खबर प्रकाशित की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि चाइना का ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। तो ट्रेड डेफिसिट को लेकर के बार बार राहुल गांधी जी कोरोना के समय भी कह रहे थे कि चाइनीज वैक्सीन लाई जाए। बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाइना भी, अभी अमेरिका जब वो 1 जून को गए 2023 में, तब भी उन्होंने ये बात कही कि भारत से जब भारत ट्रेड जब चाइना से करेगा तो समृद्धशाली बनेगा। इसी प्रकार का एक लेख जब हम लोग गलवान घाटी में संघर्ष कर रहे थे हमारे जवान, और जब वहां हमारा उनसे झड़प हुई थी, उसमें भी इनका एक पत्रिका निकलती है, मुखपत्र संदेश। उस संदेश में सलमान खुर्शीद ने लिखा कि भारत की अभी इतनी हैसियत नहीं है कि वो चाइना से लड़ सके, भारत की इतनी हैसियत नहीं है, उनका जीडीपी हमसे ज़्यादा है, उनका फाइनेंशियल ग्रोथ हमसे ज़्यादा है। तो उन्होंने एक राय दिया था केंद्र सरकार को उस समय कि आप भारत ट्रेड ज़्यादा करे चाइना से। तो क्या ये माना जाए कि वो जो 10 लाख रुपए मिले हैं उसी लिए बोल रहे थे लोग? नहीं, ये राहुल गांधी तो हमेशा ही चाहेंगे ना आपके, ये कोई छुपाने की बात तो है नहीं, वो तो खुल्लम बोल रहे हैं कि चाइना का हमेशा उन्होंने साथ दिया है जी। लेकिन मोदी जी ने क्या किया है, स्वरोजगार बोला है ना जी, जी। अपने देश में उत्पादन कीजिए सब चीजें, और वही इन लोगों को खल रहा है जो चाइना से बंद हो गया है सब। जी जी जी। हेलो हेलो, हाँ जी 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 जी, बताइए। हेलो, हाँ प्रतीक जी हैं हमारे साथ। जी जी। हाँ प्रतीक जी, अब हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, और हमारा सिर्फ एक शब्दों में अगर आपको कुछ ही सेंटेंस में अगर बोलना हो तो राहुल गांधी का ये बयान भारत को, कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी को क्या फायदा और क्या नुकसान होता है इस बयान से? देखिए, इससे जनता में एक भ्रम फैलेगा, और आप जब जनता में भ्रम फैलता है, भाई कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, अगर उनके द्वारा ऐसी बात की जाती है तो निश्चित तौर पर उनके भी फॉलोवर होंगे, वो इस बात को मानेंगे। और जब कोई चीज इस तरीके की होती है तो इससे भ्रम फैलता है, और भ्रम का लाभ हमेशा षड्यंत्रकारी लोग लेते हैं। विदेशी नीतियां, विदेश के लोग जो हमारे देश पे निगाह गड़ा के बैठे हैं, वो इन सभी का लाभ उठाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। अब हम मुद्दे की चर्चा में आज हमारी बात यहीं तक। हमारे साथ जुड़े मेहमानों का मैं फिर से स्वागत करता हूं। डॉक्टर प्रतीक मिश्रा हमारे साथ जुड़े रहे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, मैं उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथ में जया शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है, उन्होंने हमसे बातचीत की और इसके उनके लिए भी स्वागत करते हैं उनका। इसी के साथ मुद्दे की चर्चा यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। देखते रहिए केकेडी न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी है।